Hello दोस्तों, how are you all? In today's video we are again going to discuss some important MCQs on constitution। तो हम constitution की अपने MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बेसिक से MCQs को डिस्कस किया है। होप वो आपको हेल्प करा होगा, और आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप काइंडली उसको जाके विजिट करें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट अपने MCQ की। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि हु वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शंस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बी एन रॉय, और आपको यहाँ आंसर भी दिख रहा है। बट हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमको यहाँ समझना है कि इंटरिम क्या है, ताकि आपको जब जीके के लिए या अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए याद रखें तो आप रट्टा ना मारें, आपको बस ध्यान रहे कि हाँ क्या है। इंटरिम इज इक्वल टू टेम्परेरी। ठीक, टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमारे कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये पूछा जा रहा है। और टेम्परेरी क्यों, हम परमानेंट भी रख सकते थे? नहीं भाई, नहीं रख सकते थे, क्योंकि अभी अभी हमारी 1946 के बाद कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया आया, ये सब बातें चल रही थी। तो हुआ कि अब आइडिया आ गया है तो इसको एग्जीक्यूट तो करना ही है, तो फिर सब यहाँ पे बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अपने इन मेंबर्स में से जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर था उसको बिठाया कि सर आप यहाँ प्रेसिडेंट बन के बैठिए जी, हेड, क्योंकि आप बड़े हैं तो हम आपकी बात मानेंगे। जब हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं है, आपकी ही बात हम मानेंगे। तो फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे एल्डेस्ट वन थे, इसीलिए इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप जानते ही हैं, राजेंद्र प्रसाद सर थे। तो वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी आर अम्बेडकर सर थे क्या? नहीं जी, बी आर अम्बेडकर सर तो नहीं थे, ये तो चेयरमैन थे। एस सी मुखर्जी सर थे? नहीं जी, इनके पास कमिटीज़ की जिम्मेदारी थी। बी एन राय सर थे या अल्लादी कृष्णा अय्यर सर थे? तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे बी एन राय सर थे। देखते हैं अपना राइट आंसर, हम चेक कर लेते हैं। तो राइट आंसर है येस, बी एन राव सर हमारे क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अब देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर क्या होते हैं। आप अपनी मम्मी की एडवाइजर होंगी, आप अपने पापा के एडवाइजर होंगे, आप अपने फ्रेंड के एडवाइजर होंगे, लेकिन ये संविधान का एडवाइजर कौन होता है? तो संविधान के एडवाइजर की अगर हम बात कर लें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र होता है बेटा, ये वो मेंबर होता है ना जो जिसका काम ये होता है कि उसको सबसे पहले ड्राफ्ट दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का। तो इसका मेन काम ये था कि आप जाइए इनिशियल ड्राफ्ट, जो अभी परमानेंट ड्राफ्ट तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर उसको देखेंगे, ये रिव्यू करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र का काम था वो ये था कि वर्ल्ड के जितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं, वर्ल्ड के जितने भी संविधान हैं, यूएसए के, यूएसएसआर के, आयरलैंड के, आप वहाँ से जाइए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आइए और अपने ड्राफ्ट में डालिए। उसके बाद हम इस वाली कमेटी में बैठ के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी में बैठ के हम सब डिस्कस कर लेंगे क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र सर ये थे, और ये कौन थे? बी एन राव सर थे। तो आपने देखा होगा कि यूएसए से हमको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि प्रीएम्बल मिल गया, फंडामेंटल राइट्स मिल गया, यूएसएसआर से आपको मिल गया, आपका डीपीएसपी मिल गया, आयरलैंड से मिल गया आपको डीपीएसपी, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिल गई, बहुत सारी चीज़ें मिली ना हमको। तो हम कहते हैं ना हमारा संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोरोड संविधान है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया और उसके बाद उन्होंने आपके सामने लाकर रख दिया आपका ड्राफ्ट, इनिशियल मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ड्राफ्ट कि हमें ये चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ली गई, कुछ चीज़ें हटाई गई, तो ये तो इनका काम था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बगैर और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम आगे बढ़ेंगे और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आंसर भी आपको रिवील कर दिया। एनीवे, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भी हैं और पढ़ते भी हैं, और वो ये है कि हाउ मेनी कमिटीज़ वर फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितनी कमेटी बनी थी भाई साहब? 22 बनी थी। आंसर तो आपने देख ही लिया है, तो उसमें डिस्कशन की क्या ही बात है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये इनसे इसमें पूछ रहा है, ये जीके में भी आ जाता है कि ये कब वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट, किस डेट में अडॉप्ट किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की हम बात करें तो ये अडॉप्ट किया गया था 9 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 22 जैन को, 26 नवंबर को। नहीं, तो ये राइट आंसर है आपका 22 जैन 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब इसके पीछे की भी हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भाई है क्या चीज़। तो इसमें यह है कि इसमें सबसे पहले नाम आएगा आपके बच्चों से प्यार करने वाले आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आएगा। इन्होंने मूव किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि अडॉप्ट किया गया था, मीन्स अडॉप्ट किया गया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947। अब इस रिजोल्यूशन में क्या था, ऐसा क्या था कि इसको इतना ज़्यादा सुनहरे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है? तो इसमें फिलॉसफी थी, आइडियल्स थे, फिलॉसफी थी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मीन्स एलिमेंट्स थे जो कि हमें अपने संविधान में डालना था। अब आपको आइडियल्स, फिलॉसफी और एलिमेंट्स तो समझ में आ नहीं रहा होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं सिंपल शब्दों में यहाँ पे कि हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू सर थे, उन्होंने कहा था कि हमारा जो भारत होगा, इंडिया का कैसा इमेजिन इन्होंने इमेजिनेशन जो किया था वो समझ लीजिए, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इमेजिनेशन दिया था। तो वो ये इमेजिनेशन था कि इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट, सॉरेन होगी, इंडिपेंडेंट होगी, सॉरेन होगी, और क्या होगी, आपकी रिपब्लिक भी होगी। ठीक, रिपब्लिक होगी, यानी कि यहाँ पे जो पीपल होगा उनके पास पावर होगा। ये हो गया। उसके बाद इन्होंने और किस चीज़ की बात की? इन्होंने बात करी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं,
उनकी बात की कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट है, बैकवर्ड क्लासेस के पास भी राइट है, यहाँ पे ट्राइबल्स के पास भी राइट है, उन सब के राइट को इन्होंने सेफ गार्ड किया। उसके बाद इन्होंने बात की थी जस्टिस की कि सबको जस्टिस मिलेगा। मीन्स बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ज़्यादा इनका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जाएंगे, तो हम इन शॉर्ट आपको बता दें कि जो हमारा संविधान है, तो इनके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बहुत सारे पार्ट को हमने अपने प्रियम्बल में, आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आपने प्रियम्बल ज़रूर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा शब्द इंडिया इज़ अ कंट्री। तो आपने कंट्री के अंदर देखा होगा कि किस तरीके की कंट्री है जो प्रिवेल कर रहा है, इसमें जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी है। तो ये जो सार था ना, ये इनके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही ये सार था जो कि यहाँ पे ऐड किया गया हमारे संविधान में, प्रियम्बल में, मीन्स मेन उसकी प्रस्तावना में। ठीक है, ये यहाँ पे बस इतनी सी बात है। और मैं आपको डिटेल इतना इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको रट्टाफिकेशन करने में थोड़ी आसानी रहे। जब आप कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का जान जाते हैं तो आपके लिए ईजी होता है उस चीज़ को लर्न करना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे इसका कौन था, हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो राइट आंसर इज एस सी मुखर्जी, आंसर ए, एस सी मुखर्जी हमारे राइट आंसर हो गए। ठीक, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब है इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके का और एग्जामिनर्स का जो होता है वो होता है आपके फेवरेट। तो ये हो जाता है 1950 में डिसॉल्व कर दी गई थी। क्यों डिसॉल्व कर दी गई थी? क्योंकि अब हमारा संविधान बन चुका था, उसको अडॉप्ट कर लिया था, और फिर 1951-52 में हमारा जनरल इलेक्शन हो गया था और हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का डिसीजन ले ही लिया था। ठीक, तो हमारी अब ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर ये 1950 में ऑप्शन नंबर बी में डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो विच कमेटी डेल्ट विद द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आंसर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये है आपकी एडवाइजरी कमेटी अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल सर। तो जो हमारा संविधान है, जो हमको आर्टिकल 12 to 14, और आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 32, 35, आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, मीन्स 12 to 35 आई गेस है हमारा फंडामेंटल राइट्स। हालांकि हम 32 तक देखते हैं फंडामेंटल वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में, तो उसको छोड़ दीजिए, वो तो उतना डिटेल हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, विच कमेटी डेल्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। तो कौन सी कमेटी थी? मीन्स 22 कमेटीज़ थी टोटल हमारे पास संविधान में, तो उसमें से एक कमेटी कौन सी थी जिसका काम था कि भाई तुम फंडामेंटल राइट्स की तरफ ध्यान दो और उसके ऊपर ड्राफ्ट तैयार करो और लेकर आओ, तब डिस्कस करते हैं। तो वो थी हमारी एडवाइजरी कमेटी, और वो उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया 1934। तो ये तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया था। वो थे एम रॉय सर, जिन्होंने आइडिया दिया था कि हमें एक कमेटी बना लेनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेनी चाहिए यार, जिस पे बैठ के हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स ऑन 26 जन 1950। ठीक है, ये सबको पता है, टू कमेमोरेट। तो क्या करने के लिए भाई, हमारा 26 जनवरी को 1950 को हमारा ये हुआ था कि क्यों हमने इसको 26 जन 1950 को हम क्या करते हैं, क्यों इन्फोर्स किया गया इसको? क्या क्विट इंडिया मूवमेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे थे? क्या हम नॉन कॉपरेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन? पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ 1930 को सेलिब्रेट कर रहे थे, या इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे? तो ये आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हम पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ऑफ 1930 को सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अब हाउ मच मनी, कितना पैसा लग गया था भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी ये जो प्यारी सी बुक है, संविधान है, जिसमें हम सब लोगों के राइट को प्रिजर्व किया गया है, इस संविधान को बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए, कितने पैसे लगे, और क्या रहा हिसाब किताब, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने पैसे लगे थे? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। मुझे भी नहीं पता कि कितने लगे थे, हम चेक करेंगे आगे और हमको आंसर मिल जाएगा कि हमें भी लग रहा था कि ये 64, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया था, मैं कंफ्यूज हो रही थी ये 70 था या 64 था। मीन्स मुझे ये पता था 60 से अबव था। ये राइट आंसर है 64, और मेरा इंट्यूशन भी सही निकला, 64 लाख्स लगे थे हमारे संविधान को बनने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थी हमारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस की। मैं ये वीडियोज़ इसीलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपने संविधान, अगर आपने बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया, या हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ लिया, तो आप अगर इस वीडियो पे आएंगे, इस चैनल पे आएंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपने एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और अगर तुम्हें यूज़फुल लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। बाय।